हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत जम के चल रही होगी। मिथिला यूनिवर्सिटी से यदि आप 2023 में डिग्री पार्ट 3 का एग्जाम दे रहे हैं और आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो कहां भटक रहे हो यार। क्लासेस शुरू हो चुकी है, ज्वाइन करो। पेपर नंबर 6 की क्लासेस आज हो रही है। पेपर नंबर 5 की क्लासेस जो है महा मैराथन क्लासेस के साथ साथ ऑल जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है सबकी क्लासेस मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आज मैं पेपर नंबर 6 का भंडारा करने वाला हूं। आज इस संडे को फंडे ना बनाया तो फिर कहना। देखते जाइए महा मैराथन क्लासेस, आज जो ये क्लासेस चलेगी हिस्ट्री पेपर नंबर 6 के लिए ऑब्जेक्टिव की क्लासेस चलेगी और यहां पर मैं आपको पूरे 1 घंटे पढ़ाने वाला हूं। पूरा 1 घंटा। तो फटाफट से यार शेयर करो, सभी फ्रेंड्स को शेयर करो। आपके साथ जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से 2023 में हिस्ट्री ऑनर्स से एग्जामिनेशंस देने वाले हैं यार, फटाफट से शेयर करो। लाइक नहीं किया हो लाइक ठोको दबा के और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती है। और आज की क्लास के बाद एक बेहतरीन अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए करने वाला हूं, तो पूरी क्लास को ध्यान से देखना। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चंस को देखेंगे। एक बार बस छोटा सा काम करो यार, शेयर करो, दबा के शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को लाइव में जोड़िए, बहुत मजा आएगा। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। साउंड थोड़ी सी खराब है मेरी, इसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, बट यहां पर देखिए क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस कहता है अलवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था। ठीक है, यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, सिराजुद्दौला। अलवर्दी खां का जो उत्तराधिकारी बना वो कौन बना, सिराजुद्दौला बना। अब यहां पर देखिए आप लोग एक चीजें ध्यान रखिएगा, अलवर्दी खां और सिराजुद्दौला के बीच क्या संबंध है। तो याद रखिएगा अलवर्दी खां का जो है सिराजुद्दौला कौन था, नाती था। इसके अलवर्दी खां के छोटी बेटी का पुत्र कौन था, सिराजुद्दौला था। याद रहेगी। चलिए अब स्टार लगाइए और हेडिंग बनाइए आप लोग गिरिया युद्ध। कौन सा युद्ध मेरे भाई, गिरिया युद्ध देकर आप क्या करिए तो हेडिंग बनाइए और जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट मैं आपको लिखा रहा हूं सारे इंपोर्टेंट फैक्ट जरूर नोट कर लीजिए। जब कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि गिरिया का युद्ध जो होता है ये कब होता है मेरे भाई, तो 1740 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1740 ईस्वी में। किसके किसके बीच होता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह जो युद्ध है यह युद्ध अलवर्दी खां के, अलीवर्दी खां और किसके बीच होता है तो सरफराज खां के बीच होता है। सरफराज खां के बीच होता है, जिसमें सरफराज खां हार जाता है और इसके बाद जो है अलीवर्दी खां कहां के नवाब बन जाते हैं मेरे भाई, तो बंगाल के नवाब बन जाते हैं। इस समय इन्होंने देखिए अलवर्दी खां ने एक ऐसी शासन प्रणाली यहां पर लगाई कि उस समय बंगाल जो है यह किसके नाम से जाना जाता था, तो भारत के स्वर्ण के नाम से। याद रहेगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के स्वर्ग के नाम से क्या कहते हैं बंगाल कब जाना जाता था, तो अलीवर्दी खां के शासनकाल में। इतने सारे इंपोर्टेंट फैक्ट थे, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। आइए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चंस पर। सारे इंपोर्टेंट फैक्ट आपके लिए जरूरी है, इसलिए जरूर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चंस को घुमा फिराकर पूछी जा सकती है और ये क्वेश्चंस जो है विगत वर्षों में 2017 में पूछा गया सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस है दूसरा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। याद रखिएगा भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे ये कौन नियुक्त किए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहां से देख लीजिए ऑप्शंस जो है आपका ये क्या है, पहला ऑप्शंस में है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो यहां पर ध्यान रखिए भारतीय संविधान सभा के ये क्या थे तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद देखिए यहां पर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। आइए बात करते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन देखना मेरे भाई, कहता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चंस पूछी जा सकती है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स। कौन था मेरे भाई, वारेन हेस्टिंग्स। अब यहां पर देखिए ये जो भारत में पहले गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए तो इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक। समझ में आ गई मेरे भाई। इसके बाद आइए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट नोट करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा आप लोग कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में पहली बार मदरसा का निर्माण, किसका निर्माण, मदरसा का निर्माण मुस्लिम शिक्षा के लिए किसके द्वारा करवाया गया मेरे भाई, तो ध्यान रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। और यह कब करवाया गया तो 1781 ईस्वी में। और कहां पर करवाया गया मेरे भाई, तो कलकत्ता में। कहां पर, कलकत्ता में करवाया गया, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, अगर पूछ लिया जाए भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है तो आप क्या याद रखोगे, बंगाल गजट। क्या याद रखोगे,
बंगाल गजट। अब यहाँ पर देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं कि यह जो भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट, इसका प्रकाशन पहली बार कब होता है तो 1780 ईस्वी में होता है। और किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है तो मेरे भाई ध्यान रखना, यह जो प्रकाशित किया जाता है यह जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा, किसके द्वारा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वुड्स डिस्पैच संबंधित था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है वुड्स डिस्पैच। तो यहां पर ध्यान रखिए वुड्स डिस्पैच जो संबंधित था वो किससे संबंधित था, शिक्षा से संबंधित था। अब यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट करना, सबसे पहला चीज कि वुड्स डिस्पैच जो है, ठीक है, वुड्स डिस्पैच को किस नाम से, एक और नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा मैग्ना कार्टा के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, मैग्ना कार्टा के नाम से। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वुड्स डिस्पैच जो है यह भारत में कब और किसके द्वारा लाया गया तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा 1854 ईस्वी में लाया गया था यह। और किसके द्वारा लाया गया था तो चार्ल्स वुड के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया, चार्ल्स वुड के द्वारा। अब यदि यहां से पूछ लिया जाए कि जब भारत में वुड्स डिस्पैच आया तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी। कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला यहां से आपको यहां पूछी जा सकती है कि वुड्स डिस्पैच जो है यह किसके लिए उपयुक्त था तो मेरे भाई भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विकास के लिए और साथ में भारत में महिलाओं के शिक्षा के विकास के लिए। किसके लिए, महिलाओं के शिक्षा के विकास के लिए यह बहुत ज्यादा उपयोगी बना। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाइए। क्वेश्चन कहता है मुस्लिम लीग का निर्माण कब और कहां हुआ, स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, 1906 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग का निर्माण किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कीजिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया यह किसे नियुक्त किया गया तो मेरे भाई बकार उल मुल्क को। किसको, बकार उल मुल्क को क्या किया गया था तो नियुक्त किया गया था मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष। इसके बाद फिर चलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुस्लिम लीग का जो संविधान बनाया गया था ये कब बनाया गया तो मुस्लिम लीग के दूसरे सम्मेलन में, ठीक है, दूसरा अधिवेशन जो कि 1907 में होता है मुस्लिम लीग का, और इसी में क्या किया जाता है तो मुस्लिम लीग का संविधान बनाया जाता है। फिर चलिएगा आगे बात करते हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मुस्लिम लीग का जो निर्माण किया गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो मेरे भाई याद रखिएगा लॉर्ड मिंटो सेकंड। कौन था, लॉर्ड मिंटो सेकंड। ये सारी चीजों को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, देखने को आपको एग्जाम में मिलेगा कि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट कितना आवश्यक है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन कहता है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसके द्वारा कहा गया था तो याद रखिएगा यह कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, लाला लाजपत के द्वारा क्या कहा गया तो याद रखिएगा लाला लाजपत ने एक कथन कही थी कि मेरे सिर पर जितने भी लठ पड़ रहे, यानी कि मेरे सिर पर जितने भी लाठी का प्रहार किया जा रहा है वह सभी लाठी का प्रहार अंग्रेजों के शासन के लिए, किसके लिए, अंग्रेजों के शासन के लिए ताबूत का क्या है तो कांटा बन रहा है। किसका कांटा बन रहा है, ताबूत का कील बन रहा है। समझ गए ना, ये किसका कथन था तो लाला लाजपत राय का। वही महात्मा गांधी के द्वारा जो एक नारा दिया गया था, क्या नारा दिया गया था, भारत छोड़ो का नारा यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए यह किसके द्वारा दिया गया तो महात्मा गांधी के द्वारा। फिर चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। मेरे भाई याद रखिएगा दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था तो मूल शंकर था, ठीक है। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दयानंद सरस्वती का जन्म कब होता है तो मेरे भाई ध्यान रखना 12 फरवरी 1824 ईस्वी को होता है। इसके बाद चलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनके द्वारा एक नारा दिया गया था, ठीक है, वह नारा क्या था, वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। यह नारा किसके द्वारा दिया गया था तो दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आठवां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा रंजीत सिंह की जो मृत्यु हुई है मेरे दोस्तों ये कब हुई, 1839 ईस्वी को। यदि आपसे डेट पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे, 27 जून 1839 ईस्वी को रंजीत सिंह की मृत्यु होती है। और यदि पूछ लिया जाए कहाँ पर होती है तो लाहौर में होती है। लाहौर कहाँ पर है तो पाकिस्तान में है। कहाँ पर है मेरे भाई, पाकिस्तान में है। इसके बाद चलिए यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रंजीत सिंह का जन्म कब होता है तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा रंजीत सिंह का जो जन्म होता है यह 13 नवंबर 1870 को होता है। कब होता है, 13 नवंबर 1780 को होता है, ठीक है, उल्टा कहा गया हमसे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि चिर अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था।
किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो है चिर अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। और यह कब लागू किया मेरे भाई? तो याद रखिएगा 22 मार्च 1793 ईस्वी को क्या लागू किया गया था? चिर अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। चलिए यहाँ पर इसको देख लीजिए, क्वेश्चन क्या कहता है। धन निष्कासन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो याद रखिएगा दादा भाई नारोजी के द्वारा जो है यह सिद्धांत दिया गया, धन निष्कासन सिद्धांत। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दादा भाई नारोजी के द्वारा धन निष्कासन सिद्धांत जो है यह किस बुक में दिया गया था? याद रखिएगा किस पुस्तक में दिया गया था? इंग्लैंड डेस्ट टू इंडिया में। किसमें मेरे भाई? इंग्लैंड डेस्ट टू इंडिया में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ हुआ? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 2018 में पूछा गया है। सिंपली आपको क्या ध्यान रखना है? प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता जो है इसकी शुरुआत कब से होती है, प्रारंभ कब से होता है? तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ऑप्शंस कुछ गलत लिखा गया है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है। भारत सरकार का एक अधिनियम आया था 1935 में। कितने ईस्वी में? 1935 ईस्वी में एक अधिनियम आया था जिसके अंतर्गत भारत में जो है यह प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ की गई थी, लागू किया गया था। अब आप लोग इंपोर्टेंट फैक्ट नोट करना शुरू करेंगे। देखिए, जब भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई, प्रारंभ किया गया, तो भारत में एक शासन प्रणाली थी जिसकी समाप्ति हो गई। वह कौन सी शासन प्रणाली थी मेरे भाई? तो द्वैध शासन प्रणाली। कौन सी शासन प्रणाली? याद रहेगी आपको, द्वैध शासन प्रणाली। अब देखिए यहां से क्वेश्चंस बन जाता है कि द्वैध शासन प्रणाली आखिरकार भारत में कब आई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा एक अधिनियम आया था सन 1919 में। ठीक है, एक अधिनियम आया था सन 1919 में जिसमें भारत में द्वैध शासन प्रणाली लाने की बात कही गई। ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में द्वैध शासन प्रणाली पूर्ण रूपेण लागू कब होता है, तो भारत में यह लागू होता है 1921 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1921 ईस्वी में। अब यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन बन सकता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दे द्वैध शासन प्रणाली को किसके नाम से जाना जाता है, तो मेरे भाई ध्यान रखोगे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग, चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जरूर याद रखने हैं। इसका फायदा आपको तब पता चलेगा जब आपके पेपर में क्वेश्चंस आएगा। देखिए क्वेश्चंस कहता है किनके नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई? बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। असहयोग आंदोलन मेरे भाई महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया था। लेकिन अब देखिए यहां से क्वेश्चंस आ जाता है कि असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत महात्मा गांधी ने करी थी वह कब करा था? तो याद रखिएगा मेरे भाई 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को क्या किया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जाती है। समझ गए मेरी बातों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वयोवृद्ध पितामह कौन कहे जाते थे? तो याद रखिएगा भारत में जो वयोवृद्ध पितामह कहे जाते थे वह कौन थे? दादा भाई नारोजी। अब यहां पर मैं आपको बहुत ही दमदार फैक्ट कराने वाला हूं, नोट करते जाइएगा सारे फैक्ट। इससे पहले आप लोग एक बार शेयर करने में कंजूसी करते और लाइक करने में। जब तक आप लोग लाइक नहीं करोगे भाई मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी। मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगी तो मैं और भी बेहतरीन क्लास नहीं ला पाऊंगा। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। और देखिए यहां पर 4K फैमिली अपने परिवार का पूरा होने वाला है। जल्दी से आप लोग 4K फैमिली कंप्लीट कीजिए और टारगेट जो मैंने दिया था 5K का वो भी आपको जल्दी से कंप्लीट करना है। देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कीजिएगा, फटाफट से आप लोग स्टार बनाकर लिखिए। यदि आपसे पूछा जाए कि दादा भाई नारोजी जो थे हाउस ऑफ कॉमन्स, क्या देखो नोट करो, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य कब तक रहे? कॉमन्स के सदस्य कब तक रहे? तो मेरे भाई ध्यान रखना 1892 से लेकर 1895 ईस्वी तक दादा भाई नारोजी जो थे यह हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे। इसके बाद देखिए यदि आपसे पूछ लिया जाए दादा भाई नारोजी को भारत के आशा की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया? तो मेरे भाई ध्यान रखना यह किसके द्वारा दिया गया था? प्रोफेसर अलेवार के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोफेसर अलेवार के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए, जो कि एक अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। बाकी देखिए और भी क्वेश्चंस बनते हैं यहां से दादा भाई नारोजी से संबंधित। यदि आपसे पूछ लिया जाए दादा भाई नारोजी को ब्लैक मैन की संज्ञा किसने दिया था? ठीक है, ब्लैक मैन की संज्ञा किसने दिया था? तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है लॉर्ड, क्या याद रखना है? लॉर्ड सेल्सबरी
सिबड़ी के द्वारा, लॉर्ड सेल्सबरी के द्वारा इनको क्या किया गया था, ब्लैक मैन की संज्ञा दी गई थी। जो कि देखो लॉर्ड सेल्सबरी जो थे ये कहाँ के पीएम थे, यह बड़ौदा के पीएम थे। कहाँ के, बड़ौदा के पीएम थे, जिनके द्वारा ब्लैक मैन की संज्ञा किसको दी गई, दादा भाई नारोजी को। इसके बाद और भी फैक्ट नोट करिएगा, देखिए स्टार लगाकर नोट कीजिए। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, नोट करिएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है यह किसके द्वारा बनाया गया, तो मेरे भाई ध्यान रखना एसोसिएशन किसके द्वारा बनाया गया, तो दादा भाई नारोजी के द्वारा। अब पूछ लिया जाए कब बनाया गया, तो याद रखिएगा 1867 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1867 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किस वर्ष रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नोट कीजिएगा। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना होती है मेरे भाई, ये कब होता है, 1 मई 1897 को होता है। कब होता है, 1 मई 1897 को होता है। यहां भी ऑप्शंस गलत लिख दिए गए हैं, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की जाती है, 1 मई 1897 को की जाती है। किसके द्वारा किया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ठीक है मेरे भाई, स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था, या स्वामी विवेकानंद किनके शिष्य थे, तो याद रखिएगा रामकृष्ण परमहंस के। किसके, रामकृष्ण परमहंस के क्या थे, तो शिष्य थे, ठीक है, परमहंस के शिष्य थे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन आपको क्या करना है कि निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के उन्मूलन के लिए माने जाते थे या जाने जाते थे, तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा राजा राम मोहन राय, जो कि सती प्रथा के उन्मूलन के लिए जाने जाते थे। अब आइए बात करते हैं, देखिए अगर पूछ लिया जाए भारत में सती प्रथा को रोकने के लिए पहली बार कानून कब बनाया गया, तो मेरे भाई याद रखिएगा 1829 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1829 ईस्वी में। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा सती प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रयास कब किया गया, तो यह भी 1829 ईस्वी में ही किया गया। ये सारे फैक्ट आपको नोट करके रखने हैं और जरूर याद कर लेना है, इससे संबंधित क्वेश्चंस आपके पेपर में जरूर आएंगे। चलिए क्वेश्चंस कहता है कि लोक कार्य विभाग की स्थापना की गई थी, यह किसके द्वारा, कर्नवालिस के द्वारा या वेलेस्ली के द्वारा या डलहौजी के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। मेरे भाई ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं, लोक कार्य विभाग जो स्थापना की गई थी यह किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग सही हो जाएगा। चलिए अब यहां से पूछ लिया जाता है कि लोक कार्य विभाग की जो स्थापना है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कब किया गया था, याद रखिएगा 1854 ईस्वी में। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे कि देखिए आपको यदि पूछ लिया जाए, देखिए यहां लोक कार्य विभाग के जगह पीडब्ल्यूडी पूछ लिया जाएगा तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पीडब्ल्यूडी का फुल फॉर्म क्या होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, कहने का मतलब लोक कार्य विभाग, ठीक है मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बंगाल में द्वैध व्यवस्था की स्थापना किसके द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है। बंगाल में जो द्वैध शासन व्यवस्था लाई गई थी यह रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कब लाया गया, तो 1765 ईस्वी में। और यह कब तक चलता रहा, तो मेरे भाई 1772 ईस्वी तक, ठीक है, 1772 ईस्वी तक चलता रहा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था, ठीक है। तो श्रीरंगपट्टम में जो स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया वो कौन थे, टीपू सुल्तान थे, ठीक है, याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन को छपने वाला क्वेश्चन है। फिर देखिए यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ट्री ऑफ लिबर्टी, क्या पूछ लिया जाए मेरे भाई, ट्री ऑफ लिबर्टी की स्थापना कब होती है, तो ट्री ऑफ लिबर्टी की जो स्थापना होती है यह 1794 ईस्वी में होता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो टीपू सुल्तान के द्वारा किया जाता है, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए श्रीरंगपट्टम जो है यह कहां पर है, तो मेरे भाई याद रखिएगा कर्नाटक में है। कहां पर, कर्नाटक में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन है प्लासी युद्ध के बाद सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी कौन बना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उत्तराधिकारी कौन बना सिराजुद्दौला का, तो मीर जाफर बना। कौन बना मेरे भाई, मीर जाफर बना। अब यहां पर देखो क्वेश्चन क्या है, काल कोठरी की घटना किस युद्ध से संबंधित है, प्रथम कर्नाटक युद्ध से, द्वितीय कर्नाटक युद्ध से, प्लासी के युद्ध से या बक्सर के युद्ध से, तो याद रखिएगा प्लासी के युद्ध से, ठीक है। चलिए आप हमको कमेंट करके बताइए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था आपको कमेंट करके बताना है।
इसके बाद देखिए, जब आपसे पूछ लिया जाए कि काल कोठरी की जो घटना है, ठीक है, यह काल कोठरी की घटना कब घटित होती है, तो मेरे भाई ध्यान रखना है, यह घटना 20 जून 1756 को घटित होती है, ठीक है। और यदि पूछ लिया जाए कहां घटित होती है, तो आपको ध्यान रखना है कलकत्ता में घटित होती है। कहां पर घटित होती है? कलकत्ता में घटित होती है। एक बार आप लोग लाइक नहीं किए हो, फटाफट से लाइक ठोको यार, लाइक में कंजूसी मत करो, आप लोग बहुत कंजूसी करते हो, बिना लाइक का मोटिवेशन ही नहीं मिलता, एनर्जी ही नहीं आती है, आप लोग लाइक नहीं करते हो। फटाफट से दबा के लाइक करो और दबा के कमेंट करो कि क्लासेस कैसी लगती है। क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसके द्वारा कहा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है। देखो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या कहा गया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब कुछ क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, स्टार लगाइए और नोट करिए। जैसे कि क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाए इसके जगह अंग्रेजों वापस जाओ, ठीक है, अंग्रेजों जो है वापस जाओ, इसका नारा किसके द्वारा दिया गया? अंग्रेजों वापस जाओ का नारा यह जो दिया गया यह लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। फिर यदि पूछ लिया जाए कि करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया? करो या मरो का नारा मेरे भाई आपको ध्यान रखना है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मेरे भाई आपको ध्यान रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। अब देखिएगा यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टार लगाकर नोट करिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना होती है यह कब होती है? 1858 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1858 ईस्वी में। फिर यहां से पूछ लिया जाए आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। कौन थी मेरे भाई? सरोजिनी नायडू, ठीक है। चलिए फिर यहां से अगर पूछ लिया जाए आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। सारे चीज को नोट करिएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद फिर आपसे पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ये सारे फैक्ट आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, एक न एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा आपके पेपर में। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कहता है किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया, ठीक है। बी.डी. सावरकर साहब के द्वारा कहा गया कि 1857 का जो विद्रोह है यह भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम विद्रोह है। अब स्टार लगाइए 1857 का विद्रोह और नोट कीजिएगा 1857 के विद्रोह को किसके नाम से जाना जाता है? तो सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फिर यहां से क्वेश्चन बनता है कि 1857 की जो क्रांति थी उसका जमशेदपुर से किसने नेतृत्व किया था? जमशेदपुर से किसके द्वारा नेतृत्व किया गया? तो याद रखिएगा वीर कुंवर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? वीर कुंवर सिंह के द्वारा। फिर पूछ लिया जाए आपसे कि कानपुर से इसका नेतृत्व किसने किया? तो आपको ध्यान रखना है कानपुर से इसका नेतृत्व नाना साहब ने किया। फिर याद रखना है कि झांसी से इसका नेतृत्व किसने किया? तो आपको याद रखना है झांसी की रानी ने किया। आप कमेंट करके हमको बताइएगा इसका नेतृत्व बिहार से किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, क्योंकि आप तो बिहार के बच्चे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए बिहार से इसका नेतृत्व किसने किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, कहता है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? स्टार लगाइए क्वेश्चंस को। रॉलेट एक्ट यहां पर देखिए ऑप्शंस मेरे भाई जो ऑप्शंस दिए गए ये गलत ऑप्शंस दिए गए, ठीक है। याद रखिएगा रॉलेट एक्ट जो है यह 1919 में पारित हुआ। कब? 1919 में पारित होता है। अब यहां से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है आपसे कि जिस समय रॉलेट एक्ट पारित किया जाता है उस समय भारत का वायसराय कौन था, ठीक है। वायसराय जो है भारत का वो कौन था? याद रखिएगा कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो कि भारत के वायसराय थे, ठीक है मेरे भाई। फिर यहां से पूछ लिया जाए आपसे कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो भारत के वायसराय थे इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो याद रखिएगा 1916 से लेकर 1921 तक, और इसी के कार्यकाल में भारत में रॉलेट एक्ट जो है यह पारित किया गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पांचवा, देखिए क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन है ब्रह्म समाज या ब्रह्म क्या कहते हैं सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है यह राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। कब किया गया यदि आपसे पूछ लिया जाए, क्या बताओगे? 20 अगस्त 1828 को। कब किया गया? 20 अगस्त 1828 को। अब यहां से एक और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यह जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना में राजा राम मोहन राय के साथ और कौन था? तो मेरे भाई याद रखिएगा द्वारकानाथ था। कौन था? द्वारकानाथ, ठीक है, यहां पर नोट कर लीजिएगा द्वारकानाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखिए एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज जो है इसका प्रारंभिक नाम क्या था? तो प्रारंभिक नाम इसे किस नाम से जाना जाता था? तो ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था। किस सभा के नाम से? ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था। चलिए बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है भारत में डाक सेवा की स्थापना किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लेकिन यहां पर एक कहानी बताऊंगा आपको कि भारत में जो डाक सेवाएं हैं
इसके संबंध में अपना तर्क किसके द्वारा या फिर भारत में डाक सेवाएं किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो 1766 ईस्वी में जो है 1766 ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा भी इसकी शुरुआत की गई थी। फिर देखिए दोस्तों 1774 ईस्वी में क्या कहते हैं वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा भी इसकी शुरुआत करी गई थी। लेकिन मुख्य रूप से भारत में जो है डाक सेवा की संस्थापक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। आइए देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या है। सातवां क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? यहां पर ऑप्शंस क्या दिए गए? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड वेलेस्ली और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर इनमें से कोई नहीं है तो कौन थे? तो आपको ध्यान रखिएगा इस समय जो भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? तो लॉर्ड, नोट करिएगा, लॉर्ड क्या कहते हैं वेरेलस्ट। कौन थे? लॉर्ड वेरेलस्ट। अब फिर देखिए यहां से और क्वेश्चंस बन जाते हैं कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह कब से कब तक हुआ? तो आपको ध्यान रखना है 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक। फिर अगर पूछ लिया जाए आपसे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है या किसके किसके बीच होता है? तो अंग्रेजों और हैदर अली के बीच होता है। किसके बीच? अंग्रेजों और हैदर अली के बीच होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन देखिएगा क्या है। आठवां क्वेश्चन से बंगाल का वह कौन सा नवाब था जिसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया? तो याद रखिएगा ये कौन थे? मुर्शीद कुली खां थे, ठीक है। फिर यहां से देखिए एक और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बंगाल का वैसा कौन सा नवाब था जिन्होंने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया? कहां पर? मुंगेर स्थापित किया। तो याद रखिएगा मीर कासिम थे। कौन थे? मीर कासिम। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको जरूर ध्यान रखना है। नौवां क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन कहता है कि बंगाल सरकार के द्वैध व्यवस्था को किसने समाप्त किया? तो याद रखिएगा द्वैध व्यवस्था को जो समाप्त किया गया यह किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा समाप्त किया गया। कब समाप्त किया गया? तो 1772 ईस्वी में। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल में जो है द्वैध व्यवस्था, ठीक है, द्वैध शासन का जनक किसको कहा जाता है? तो नोट कर लीजिएगा सर लियोनेल कर्टिस को। किसको? सर लियोनेल कर्टिस को कहा जाता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन देखिएगा कहता है कि क्लाइव द्वारा सिराजुद्दौला किस युद्ध में पराजित होता है? तो यह पराजित किस युद्ध में होता है? तो प्लासी के प्रथम युद्ध में। प्लासी का प्रथम युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 को होता है। कब होता है? 23 जून 1757 को होता है। क्वेश्चंस मेरे भाई क्या कहता है? क्वेश्चंस को देखना। क्वेश्चंस कहता है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था मेरे भाई वो मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर। बट आप क्या करो? स्टार लगाओ, ठीक है, कॉपी पेन तो तैयार रखो पहले और स्टार लगाओ। और यहां पर देखो यदि आपसे पूछ लिया जाए बक्सर का युद्ध कब होता है? 1764 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1764 ईस्वी में। फिर यदि पूछ लिया जाए किनके किनके बीच होता है तो याद रखोगे हेक्टर मुनरो। किसके बीच? हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाबों के बीच, ठीक है, हेक्टर मुनरो एंड बंगाल के नवाबों के बीच होता है। याद रखोगे इनके बीच किसका युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध होता है। फिर चलेंगे देखिए आगे क्वेश्चंस क्या कहता है। अगला क्वेश्चंस कहता है मेरे भाई कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्टार लगाइए क्वेश्चंस और याद रखिए धन निष्कासन का सिद्धांत जो है यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया। अब बात कर लेते हैं यदि आपसे पूछ लिया जाए कि धन निष्कासन का सिद्धांत जो है यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो दिया गया है यह किस पुस्तक में वर्णित है? तो मेरे भाई आपको क्या ध्यान रखना है? यह पुस्तक का नाम क्या है? इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। क्या है? इंग्लैंड्स डेब्ट, ठीक है, डेब्ट टू इंडिया। नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में धन निष्कासन का सिद्धांत जो है यह कब से प्रारंभ किया जाता है तो आपको याद रखना है 2 मई 1867 से प्रारंभ किया जाता है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आइए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चंस पर। तीसरा क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। कहता है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया, ठीक है मेरे भाई, किसके द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया है? तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। फिर यदि पूछ लिया जाए अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो है यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कब लागू किया गया? तो आपको ध्यान रखना है 22 मार्च 1793 ईस्वी को अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। आइए बात करते हैं आगे। देखो अगला क्वेश्चन कहता है वुड्स डिस्पैच संबंधित था किससे? संगीत से, शिक्षा से, न्याय से या फिर संचार से? तो सिंपली आपको याद रखना है वुड्स डिस्पैच जो था
यह शिक्षा से संबंधित था। यह किस प्रकार के शिक्षा से संबंधित था? तो इसका उद्देश्य था अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना। किसका? अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना और साथ में महिलाओं के शिक्षा पर विशेष बल देना। किस पर? महिलाओं के शिक्षा पर विशेष बल देना। किसके द्वारा लाया गया मेरे भाई? तो जेम्स चेम्सफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? क्या कहते हैं, चेम्सफोर्ड के द्वारा ये लाया गया। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चंस को याद रखोगे। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? मेरे भाई भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे यह कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसलिए आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर बात कर ले बी आर अंबेडकर के बारे में। मेरे भाई बी आर अंबेडकर जो भारतीय संविधान सभा के क्या थे? नोट कर लीजिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसके बाद मेरे भाई फिर यहां से देखिए एक क्वेश्चन और बन जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किसके नाम से जाना जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। फिर यदि पूछ लिया जाए आपको कि भारतीय संविधान बनकर सबसे पहली बार किसके हाथों में सौंपा गया था, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में सौंपा गया था। क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री मेरे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। फिर चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लगाओ स्टार क्वेश्चंस और देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बनने वाले हैं। सबसे पहले तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। लेकिन आइए बात करते हैं, यहां पर ऑप्शन से लॉर्ड क्लाइव। क्या है? लॉर्ड क्लाइव की बात कर लेते हैं। तो लॉर्ड क्लाइव जो है मेरे भाई, लॉर्ड क्लाइव को सबसे पहले आप क्या कर लोगे? रॉबर्ट क्लाइव कर लोगे। ठीक है, क्या कर लोगे? यहां पर मिसटाइपिंग हो गई है, रॉबर्ट क्लाइव। अब बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव की। तो रॉबर्ट क्लाइव को भारत में क्या कहा जाता है? तो ब्रिटिश शासक का संस्थापक कहा जाता है। नोट कर लीजिए, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है भारत में? तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। फिर याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव जो है यह प्रथम गवर्नर थे। क्या थे? प्रथम ब्रिटिश गवर्नर थे मेरे भाई। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। आइए बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? लॉर्ड कैनिंग के बारे में। तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग जो है यह भारत के प्रथम वाइसराय है। क्या है मेरे भाई? प्रथम वाइसराय है, जो कि कब बनाए गए? तो यह बनाया गया था मेरे भाई, आपको याद करना है 1558 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1558 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या है? कहता है कि 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा यहां पर ऑप्शंस क्या है? दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अब आपके माइंड में यह ख्याल आता होगा कि आखिर इनमें से कोई नहीं तो कौन हो सकता है? तो याद रखिएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो लेखक हैं वह कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है मेरे भाई? गोपाल कृष्ण गोखले। सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। और इसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है यह किस डेट में की जाती है 1905 में, तो आपको याद रखना है 12 जून 1905 को इसकी स्थापना की जाती है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना किससे संबंधित है? होम रूल आंदोलन से, या फिर असहयोग आंदोलन से, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से? तो याद रखना है चौरी चौरा घटना जो है यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। आइए बात करते हैं कि ये जो चौरी चौरा की घटना है यह कब होती है? तो याद रखना है मेरे भाई 4 फरवरी 1922 को होती है। कब होती है? 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? महात्मा गांधी, या फिर जवाहरलाल नेहरू, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर सरदार भूला भाई पटेल? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह का नेता कहा जाता है। इसके बाद चलिए आपसे पूछ लिया जाए कि बारदोली सत्याग्रह जो है यह कब होती है? तो याद रखिएगा 1928 में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी गई थी, किसकी उपाधि? सरदार की उपाधि दी गई थी, यह इसी बारदोली सत्याग्रह के अंतर्गत दिया गया था, दौरान दिया गया था। अब फिर यहां से पूछ लिया जाए कि बारदोली सत्याग्रह के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो मेरे भाई याद रखोगे महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा। आइए बात करते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? कब और कहां मुस्लिम लीग का निर्माण होता है? याद रखिएगा 1906 ईस्वी में ढाका में क्या होता है मेरे भाई? मुस्लिम लीग का निर्माण होता है। इसके बाद फिर मैं पूछ लूं कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है यह भारत में कब होती है? मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था
मेरे भाई चलिए आप कमेंट करके बताइएगा। फिर मैं यदि बात करूं कि पलासी का युद्ध कब होता है, तो पलासी का युद्ध मेरे भाई 1757 ईस्वी में होता है। जब यह पलासी का युद्ध होता है उस समय बंगाल का नवाब कौन, सॉरी मुगल सम्राट कौन होता है, ठीक है मेरे भाई, मुगल सम्राट उस समय कौन होता है, तो आप लोगों को नोट करना है। उस समय मुगल सम्राट जो है आलमगीर द्वितीय होता है। कौन होता है? आलमगीर द्वितीय। इसके बाद चलिए आगे पूछ लिया जाएगा आपसे कि पलासी के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा पलासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखना क्या है। दूसरा क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था, या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स था, या फिर लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड कैनिंग? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहला तो आपका है 1857 का विद्रोह। किसका विद्रोह? 1857 का विद्रोह। चलिए आप हमें कमेंट करके बताइए कि 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर चलिए यहां पर बात करते हैं 1857 के समय जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? याद रखोगे लॉर्ड कैनिंग। क्या याद रखोगे? लॉर्ड कैनिंग। फिर चलिए कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था, यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो क्या कहोगे? याद रखना भारत का जो अंतिम वायसराय था यह लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, माउंटबेटन। या फिर पूछ लिया जाए आपसे कि भारत का जो है दोस्तों, भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लॉर्ड माउंटबेटन जो था यह भारत कब छोड़ा, तो याद रखिएगा 1948 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन भारत छोड़ दिया। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, यहां से नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद सारे को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? ऑप्शंस क्या है? 1793 ईस्वी में, 1794, 95 या फिर 1796 में। याद रखोगे अस्थायी बंदोबस्त जो है बंगाल में कब शुरू होता है? 1793 ईस्वी में। यदि आपसे डेट पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे? 22 मार्च 1793 ईस्वी को जो है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया जाता है। किसके द्वारा शुरू किया जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। चलिए नोट कर लीजिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की जाती है। अब यह जो अस्थायी बंदोबस्त था मेरे भाई, यह किस चीज से संबंधित था? तो यह जो संबंधित था यह कर वसूलने से संबंधित था। किससे संबंधित? कर वसूलने से संबंधित था। नोट कर लीजिएगा। अब यहां से एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि देखिए यहां पर बंगाल में जो अस्थायी बंदोबस्त ये लगाई गई थी, यह अस्थायी बंदोबस्त तात्कालिक ब्रिटिश भारत में जो है यह कितने प्रतिशत भूमि पर लगाई गई थी? तो याद रखिएगा 19% भूमि पर। कितने प्रतिशत भूमि पर? 19% भूमि पर यह अस्थायी बंदोबस्त लगाया गया था कर वसूलने के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान पर ब्रिटिश ने सरकार के द्वैध व्यवस्था की शुरुआत करी? मद्रास में, या फिर बंगाल में, या फिर बंबई में, या पांडिचेरी में? मेरे भाई आपको ध्यान रखना है यह बंगाल से शुरुआत किया गया था द्वैध शासन। क्या शुरू किया गया था? द्वैध शासन व्यवस्था जो थी यह बंगाल से शुरू की गई थी। फिर पूछ लिया जाए कब शुरुआत किया गया था? याद रखोगे 1765 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1765 ईस्वी में। किसके द्वारा शुरुआत किया गया? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरुआत किया गया। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यह जो द्वैध शासन व्यवस्था थी यह कब तक लागू रहा, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है 1772 तक लागू रहा। इसे समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो याद रखोगे वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा जो है इसे समाप्त कर दिया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? स्टार लगा लीजिए, पक्का पूछी जा सकती है क्वेश्चन। द्वैध शासन व्यवस्था का भारत में जनक किसको कहा जाता है? तो याद रखोगे लियोनेस कार्टिस को। किसको कहा जाता है? लियोनेस कार्टिस को क्या कहा जाता है? तो भारत में द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। फिर यदि पूछ लिया जाए कि भारत में जो यह द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी यह किस अधिनियम के अंतर्गत लागू किया गया था? तो भारत अधिनियम, ठीक है, भारत अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 1919 के अंतर्गत इसे लागू किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिर से आ गया वही क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी आपको बताया कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया 1909 के अधिनियम के द्वारा, 1919 अधिनियम के द्वारा, 35 के द्वारा, तो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1919 अधिनियम के द्वारा इसे लागू किया गया था।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? डफरिन था या फिर एल्गिन था या फिर कैनिंग था या फिर बैटिंग था? मेरे भाई याद रखोगे, कांग्रेस की जब स्थापना होती है भारत में उस समय वाइसराय डफरिन था। कौन था? डफरिन था। चलिए अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जिस समय भारत में कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन होता है? क्या पूछ लिया जाए? ब्रिटेन का पीएम कौन होता है? तो याद रखोगे क्लीमेंट, नोट कीजिए, क्लीमेंट रिचर्ड एटली। क्या? क्लीमेंट रिचर्ड एटली। इसके बाद फिर पूछ लिया जाए आपसे कि भारत में जो कांग्रेस की स्थापना होती है या कब होती है? तो 1885 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन है? तो ए.ओ. ह्यूम है। कौन है? ए.ओ. ह्यूम है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। मेरे भाई सातवां क्वेश्चन है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है यह कब पारित हुआ? तो मेरे भाई याद रखोगे 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या होता है? पारित होता है। किसके कार्यकाल में? यदि पूछ लिया जाए इस समय भारत के वाइसराय कौन थे? मेरे भाई याद रखोगे लॉर्ड लीटन थे। कौन थे? लॉर्ड लीटन, जो कि इस समय भारत के वाइसराय थे। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है यह रद्द कब किया जाता है? तो 1882 ईस्वी में रद्द किया जाता है। किसके द्वारा रद्द किया जाता है? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे रद्द किया जाता है। इसके बाद फिर यदि पूछ लिया जाए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का दूसरा नाम क्या है? तो मेरे भाई याद रखोगे गैगिंग एक्ट। क्या नाम है? गैगिंग एक्ट नाम है इसका। चलिए इसके बाद फिर पूछ लिया जा सकता है आपसे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस एक और नाम से जाना जाता था? तो मेरे भाई इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता था। इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग क्या करोगे? सारे चीज को बढ़िया से नोट करके याद कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए आठवां क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? यह क्वेश्चन तो लगभग बार पूछा गया। 2017 में भी पूछा गया था, 19 में भी पूछा गया था, 21 में भी पूछा गया था, 22 में भी पूछा गया था। तो इसको जरूर याद रखोगे। आर्य समाज के जो संस्थापक है मेरे भाई कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। यह हो गया आपका सही आंसर। इसके बाद चलिए यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आर्य समाज की जो स्थापना है यह स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कब किया जाता है? तो याद रखोगे 1857 ईस्वी में। फिर पूछ लिया जाए कहां पर किया जाता है? तो याद रखोगे बंबई में। कहां पर किया जाता है? बंबई में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नौवां क्या है? नौवां क्वेश्चन कहता है कि किस साल बंगाल विभाजन की घटना होती है? 1804 में, 1805 में, 1904 में या फिर 1905 में? तो बंगाल की जो विभाजन होती है या 1905 में होती है। ठीक है, 1905 में क्या होता है? बंगाल विभाजन होता है। डेट पूछ लिया जाए आपसे, क्या कहोगे? 19 जुलाई। क्या कहोगे? 19 जुलाई 1905 को क्या होता है? बंगाल विभाजन होता है। इस समय जो है यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे मेरे भाई? लॉर्ड कर्जन, जो कि भारत के वाइसराय थे जिस समय बंगाल का विभाजन होता है। फिर यदि पूछ लिया जाए कि इतिहासों में इस बंगाल विभाजन को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखोगे बंगभंग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बंगभंग के नाम से जाना जाता है। अब यहां से देखिए एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं कि बंगाल का जो विभाजन है इसे कब वापस लिया गया? ठीक है, इसे कब वापस लिया जाता है? तो 1911 में वापस लिया जाता है। किसके द्वारा वापस लिया जाता है? तो याद रखोगे लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसे क्या किया जाता है? वापस लिया जाता है। तो इतने सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन से जरूर याद रखोगे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस शहर में पारित होता है? याद रखोगे बंबई में पारित होता है। कहां पर? बंबई में पारित होता है। बंबई में कहां पर पारित होता है? तो याद रखोगे गोवालिया टैंक मैदान में। किसमें? गोवालिया टैंक मैदान में। इंपोर्टेंट फैक्ट है, याद रखोगे गोवालिया टैंक मैदान में। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह कब चलाया जाता है? तो याद रखोगे मेरे भाई 9 अगस्त 1942 को। कब? 9 अगस्त 1942 को। किसके द्वारा चलाया जाता है? महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा यह आंदोलन की जाती है। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला या फिर मीर कासिम या फिर मीर जाफर या फिर शाह आलम? तो मेरे भाई याद रखना है आपको, पलासी के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब था वो कौन था? सिराजुद्दौला था। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इसी पलासी के युद्ध के बाद जो है यह भारत में क्या हुआ? तो भारत में अंग्रेजी शासन का आधिपत्य कायम हो गया। समझ गए? तो अब देखिए यहां पर कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट देखेंगे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पलासी शहर जो है, ठीक है, पलासी शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है गंगा नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? गंगा नदी के तट पर पलासी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी?
ये क्वेश्चंस मैंने आपको कराया है, आंसर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखिए वैसे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, सरोजनी नायडू। अब यहां पर देखिए कुछ और क्वेश्चंस यहां से बन जाते हैं कि सरोजनी नायडू जो कि भारत की पहली महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, यह कब बनी? तो याद रखिएगा 1925 में बनी। कब बनी? 1925 में। और फिर यदि पूछ लिया जाए कांग्रेस के किस अधिवेशन में बनाई गई थी, तो याद रखिएगा कानपुर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? 1925 के कानपुर अधिवेशन में भारत की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन बनी? सरोजनी नायडू बनी। अब यहां पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना कब होती है, आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है यह 28 दिसंबर 1885 में होता है। कहां पर होता है? तो मुंबई में होता है। कहां पर होता है? मुंबई में होता है। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत जिस समय स्वतंत्र होता है 1947 में, भारत कब स्वतंत्र होता है? 1947 में। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आपको याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होते हैं मेरे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। फिर चलिए आगे पूछ लिया जाएगा आपसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसका पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? क्या पूछ लिया जाए? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो आपको याद रखना है बदरुद्दीन, क्या याद रखोगे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने करो या मरो का नारा दिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा नारा दिया गया? करो या मरो का नारा। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी के द्वारा कब दिया गया, आपको याद रखना है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। कितने ईस्वी को? 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए आपसे पूछ लिया जाए कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की, तो आपको याद रखना है 20 अगस्त 1828 को। कब किया मेरे भाई? 20 अगस्त 1828 को। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्म समाज का जो प्रथम मंत्री था, ब्रह्म समाज का प्रथम मंत्री यह कौन था, तो आपको याद रखना है ताराचंद्र चक्रवर्ती। कौन था मेरे भाई? ताराचंद्र चक्रवर्ती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है मेरे भाई? मूल शंकर। क्या नाम है? मूल शंकर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कब किया गया? तो ये जो किया गया था कब किया गया था? 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। आइए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। यदि आपसे डेट पूछ लिया जाए मेरे भाई तो क्या कहोगे? 16 अक्टूबर 1905। क्या कहोगे? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन होता है। इसकी घोषणा देखिए, बंगाल विभाजन के लिए जो घोषणा है यह कब की जाती है? तो बंगाल विभाजन के लिए जो घोषणा की जाती है यह 20 जुलाई 1905 को ही किया जाता है, लेकिन यह बंगाल विभाजन पूर्ण रूपेण कब होती है? तो 16 अक्टूबर 1905 को होती है। और इसी डेट को देखिए 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बंगाल में इस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर यहां पर देखिए यदि आपसे पूछ लूं मैं कि बंगाल विभाजन जो है यह वापस कब लिया जाता है? बंगाल विभाजन जो है यह वापस कब लिया जाता है? 1911 ईस्वी में। ये क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी कराया है। चलिए आप हमको कमेंट करके बताना मेरे भाई कि बंगाल विभाजन जो है यह किस वायसराय या फिर किस ब्रिटिश शासकों के द्वारा वापस लिया जाता है? कमेंट करके बताना है आपको। फटाफट से एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए। बहुत ही दमदार क्लासेस होने वाली है, क्योंकि आप लोग शेयर करने में कंजूसी कर देते हो भाई, ठीक है। इतनी मेहनत के साथ ये क्लासेस आती है, लेकिन फिर भी आप लोगों का पूर्ण सपोर्ट नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है जैकोबियन क्लब की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्टार लगाइए क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चंस आपसे पूछी जा सकती है। जैकोबियन क्लब की अगर बात कर लूं मैं, ठीक है, तो जैकोबियन क्लब की जो स्थापना की जाती है यह वैसे कहें तो 1789 में की जाती है। कब की जाती है? 1789 में की जाती है। किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखोगे मैक्सिमिलियन, क्या याद रखोगे? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के द्वारा। किसके द्वारा? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर के द्वारा। लेकिन विशेष तौर पर यहां पर तो कहोगे सर ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर देखिए जैकोबियन क्लब जो है यह भारत में एक तरीके का क्या था? तो भारत में क्रांतिकारिक रिपब्लिक संगठन था। भारत में यह पहली क्रांतिकारिक रिपब्लिक संगठन था और इसकी जो स्थापना की जाती है यह टीपू सुल्तान के समर्थन से किया जाता है। किसके समर्थन से? टीपू सुल्तान के समर्थन से किया जाता है। और कब किया जाता है? तो याद रखोगे 1794 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? टीपू सुल्तान के समर्थन से कब किया जाता है? 1794 ईस्वी में किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है आपका?
8वां क्वेश्चन कहता है किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया। तो आपको याद रखना है भारत में सती प्रथा का समापन जो है ये किसके द्वारा, विलियम बेटिंग के द्वारा किया गया। कब किया गया, तो 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को, ठीक है, 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को विलियम बेटिंग के द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और विलियम बेटिंग के साथ समर्थन में कौन थे, तो राजा राम मोहन राय। कौन थे, राजा राम मोहन राय। और यहां पर देखिए यहां से एक और क्वेश्चन बन जाता है, वो क्वेश्चन क्या है कि सती प्रथा का विरोध करने वाला पहला भारतीय व्यक्ति कौन था, तो आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है कि भारत में शैक्षणिक नीति के रूप में फिल्ट्रेशन सिद्धांत, ठीक है, फिल्ट्रेशन सिद्धांत इन एजुकेशन के प्रतिपादक कौन थे, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखोगे, लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है यह क्या किया गया था, फिल्ट्रेशन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहां से बन सकता है क्या, तो अगला क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसको कहा जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो जनक है यह किसको कहा जाता है, तो यह भी कहा जाता है मैकाले को ही कहा जाता है। चलिए यहां पर क्वेश्चन से बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है, तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त जो है यह कॉर्नवालिस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा। कब किया जाता है, तो मेरे भाई कब किया जाता है, 1793 ईस्वी में किया जाता है। इसके बाद चलिए एक क्वेश्चन आपको स्टार लगा के नोट कर लेना है कि यदि पूछ लिया जाए आपसे कि रैयतवाड़ी क्या कहा जाता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहते हैं, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो जनक है यह किसको कहा जाता है, थॉमस मुनरो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे भाई, थॉमस मुनरो को कहा जाता है। गिरिया का युद्ध कब हुआ, मेरे भाई गिरिया का युद्ध जो हुआ था यह 1740 ईस्वी में हुआ था। फिर यहां से क्वेश्चंस बन जाता है कि किसके किसके बीच हुआ था, तो आप याद रखोगे सरफराज और मुर्शीद कुली खां के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, सरफराज और मुर्शीद कुली खां के बीच हुआ था। अब यहां पर एक और क्वेश्चंस बन सकता है कि इस युद्ध में जो है, गिरिया के युद्ध में किसकी विजय होती है, तो मुर्शीद कुली खां इस युद्ध को जीत जाता है, ठीक है। और इसी युद्ध में जीतने के बाद ये कहां के नवाब बनते हैं मेरे भाई, बंगाल के नवाब बनते हैं। कहां के नवाब बनते हैं, बंगाल के नवाब बन जाते हैं। और फिर देखिए यहां पर एक और क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, वह क्वेश्चंस क्या है, मुर्शीद कुली खां के दामाद का नाम क्या है। आपको मैंने ये क्वेश्चंस करवाया है, आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि बंगाल की राजधानी का सही क्रम क्या है। इसमें जो देख रहे हैं आप, बंगाल की राजधानी का क्रम दिया गया है, इसमें कौन सा क्रम सही है, तो आपको याद रखना है ढाका, मुर्शिदाबाद और मुंगेर, ठीक है। पहली राजधानी कहां थी, ढाका थी, पहली राजधानी ढाका। इसके बाद जो है कहां बनी, मुर्शिदाबाद बनी। कहां बनी, मुर्शिदाबाद। फिर देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि ढाका से मुर्शिदाबाद जो है अपनी राजधानी किसने बनाई, बंगाल के किस नवाब ने, तो आपको याद रखना है मुर्शिदाबाद है, यानी कि मुर्शीद कुली खां। क्या है, मुर्शीद कुली खां के द्वारा जो है बंगाल की राजधानी कहां बनाई गई, ढाका से मुर्शिदाबाद बनाई गई। फिर एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर किस क्या कहते हैं नवाबों ने बनाया, बंगाल के नवाबों ने, तो आपको याद रखना है मीर कासिम ने। किसने बनाया, मीर कासिम, जिसके द्वारा बंगाल का जो राजधानी है वह मुर्शिदाबाद से कहां बना दिया गया, मुंगेर बनाया गया, ठीक है मेरे भाई। चलो इसके बाद आगे बढ़, इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहगामी भोजनालय किसने स्थापित किया। निःशुल्क सहगामी भोजनालय जो है गुरु का लंगर नाम से यह किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो आपको याद रखना है गुरु नानक के द्वारा। किसके द्वारा स्थापित किया गया, गुरु नानक के द्वारा, जो कि क्या है मेरे भाई, आपको याद रखना है गुरु नानक को क्या कहा जाता है, सिखों का, किसका, सिखों का प्रथम गुरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिखों का प्रथम गुरु। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे, तो कहोगे गुरु नानक। या फिर कह लिया जाए कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है, तो आप क्या कहोगे मेरे भाई, गुरु नानक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन स्टार लगाइए, पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया, कर्जन ने, वेटिंग ने, इसके बाद कैनिन ने, या फिर कॉर्नवालिस ने। तो आपको याद रखना है ठगी प्रथा जो है, इस ठगी प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया, तो बेंटिंग के द्वारा। किसके द्वारा, बेंटिंग के द्वारा समाप्त किया गया। अब यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि इस ठगी प्रथा को समाप्त कब किया गया, तो आपको याद रखना है 1830 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1830 ईस्वी में। फिर यदि पूछ लिया जाए कि वेटिंग ने किसकी सहायता से ठगी प्रथा को समाप्त किया, तो आपको याद रखना है कर्नल स्लीमैन के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई, कर्नल स्लीमैन के द्वारा। सारे क्वेश्चंस को आप लोग क्या करोगे, नोट करके जरूर याद कर लोगे, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि साइमन कमीशन कब भारत आया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। साइमन कमीशन जो है बहन भाई यह कब भारत आता है, 1928 ईस्वी में आता है। अगर डेट पूछ लूं मैं आपसे किस डेट को आता है तो क्या बताओगे, 3 फरवरी 1928 को आता है। कब आता है, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। भारत में कहां पर आता है तो मुंबई में आता है। कहां पर, भारत में मुंबई में आता है। ठीक है, इतने सारे फैक्ट याद रखोगे। फिर यहां से पूछ लिया जाए कि साइमन कमीशन जिस समय भारत आया उस समय भारत का वाइसराय कौन था। आपको याद रखना है लॉर्ड इरविन। कौन था मेरे भाई, लॉर्ड इरविन, जो कि भारत का वाइसराय था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है। देखो यहां पर आपको कंफ्यूजन कैसे होगा। यहां पर क्वेश्चन क्या कहा है कि भारतीय गवर्नर जनरल, कहने का मतलब ये जो गवर्नर जनरल होगा वह भारत के निवासी होंगे। वह कौन था तो याद रखिएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। ठीक है, लेकिन यहीं पर यदि पूछ लिया जाए आपसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो मेरे भाई आपको याद रखना है माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखिए। अगला क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन है तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है। स्टार लगाओ इस क्वेश्चंस को भी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है तो आपको याद रखना है रामचंद्र पांडुरंग जो है यह तात्या टोपे का वास्तविक नाम है। फिर यहां से क्वेश्चंस बन जाता है कि तात्या टोपे को जो है यह अंग्रेजों के द्वारा फांसी कब दी जाती है तो आपको याद रखना है 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में तात्या टोपे को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी जाती है। कहां पर दी जाती है तो आपको याद रखना है शिवपुरी में दिया जाता है। कहां पर दिया जाता है, शिवपुरी में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है 1857 की क्रांति को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा डिज़रायली ने कहा क्या कि 1857 की जो सैनिक विद्रोह थी वह कौन सा विद्रोह के नाम से जाना गया, वह कौन सा विद्रोह इसने बताया तो राष्ट्रीय विद्रोह के नाम से इसे संबोधित किया। फिर यदि मैं पूछ लूं आपसे कि 1857 की क्रांति को, ठीक है 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता क्रांति जो है यह किसके द्वारा कहा गया तो मेरे भाई आपको याद रखना है बीडी सावरकर के द्वारा 1857 की क्रांति को क्या कहा गया है तो प्रथम स्वतंत्रता क्रांति के नाम से जाना गया है। यहीं पर देखिए एक और नाम है टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स ने इस 1857 की क्रांति को क्या कहा था तो बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध कहा था। क्या कहा था, बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध कहा था। किसने तो टी.आर. होम्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चंस बढ़िएगा। देखो 9वां क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई तो आपको याद रखना है कोलकाता अधिवेशन में। और यह अधिवेशन कब होता है तो मेरे भाई 1906 में होता है। कब होता है, 1906 में कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज की मांग प्रस्तुत की जाती है। किसकी मांग प्रस्तुत की जाती है, स्वराज की मांग प्रस्तुत की जाती है। किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है तो याद रखना है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का जो अध्यक्ष था वह कौन था तो मेरे भाई आपको याद रखना है दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही इसकी अध्यक्षता करी गई थी। धन पलायन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, मैंने इससे पहले आपको बताया था एक क्वेश्चन, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना हमें कि धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। चलिए हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। धन पलायन का सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया मेरे भाई तो ये भी किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फिर यदि पूछ लिया जाए आपसे कि दादा भाई नौरोजी ने धन पलायन के सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णित किया है तो आपको याद रखना है किस पुस्तक में, पॉवर्टी, नोट कीजिए, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया। ठीक है, याद रखोगे क्या है पुस्तक का नाम, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक में धन पलायन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके बाद देखिए यहां पर जो है एक और नाम आपको दिख रहा है बंकिम चंद्र चटर्जी। यहां से भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाता है मेरे भाई, जैसे कि पूछ लिया जाता है एक क्या कहते हैं इसका प्रसिद्ध उपन्यास है, वह उपन्यास क्या है तो इसका उपन्यास है एक आनंद मठ। कौन सा मठ है मेरे भाई, आनंद मठ है। यदि मैं पूछ लूं आपसे कि आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा क्या कहते हैं किस विद्रोह का वर्णन किया गया है
तो आपको याद रखना है सन्यासी विद्रोह का। किस विद्रोह का? सन्यासी विद्रोह का किसमें वर्णन किया गया है? आनंद मठ में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है दयाराम सहनी, इसके बाद है आत्मा पांडुरंग, इसके बाद है राजा राम मोहन राय और इसके बाद है स्वामी विवेकानंद। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में जरूर लिखना। वैसे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब यहां पर इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ये कब की जाती है, तो मेरे भाई आपको याद रखना है कब किया जाता है? 31 मार्च 1867 ईस्वी को। ठीक है, अब फिर यहां से पूछ लिया जाए आपसे कि प्रार्थना समाज जो है इसकी अध्यक्षता पहली बार सबसे प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रार्थना समाज की जो स्थापना की जाती है वो कहां किया जाता है, तो आपको याद रखना है बंबई में किया जाता है। कहां पर मेरे भाई? बंबई में किया जाता है। ये 3 फैक्ट आप जरूर याद रखना। ठीक है, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाए। फिर चलेंगे हम लोग दूसरे क्वेश्चंस पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है पलासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? पलासी का युद्ध वाला जितना भी क्वेश्चन है भाई जरूर याद रखना, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन यहां से पूछे ही जाएंगे। ठीक है, पलासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ध्यान रखना है पलासी का युद्ध जब होता है तो ये इस समय मुगल सम्राट कौन होते हैं? आलमगीर द्वितीय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपको कमेंट करके हमें बताना है कि पलासी का युद्ध जो है ये कब होता है। मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया, पिछली क्लास में कराया है, तो चलिए कमेंट कर दीजिए फटाफट से कि पलासी का युद्ध कब होता है। आइए हम लोग यहां पर कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट जानते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि आलमगीर द्वितीय जो है, जो कि एक मुगल सम्राट थे, इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है 1754 से लेकर के 1759 तक, जो कि आलमगीर द्वितीय का शासनकाल था। फिर देखिए यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि पलासी के युद्ध के बाद जो है बंगाल का नवाब कौन बनता है? ठीक है, बंगाल का जो नवाब है पलासी के युद्ध के बाद यह कौन बनता है, तो आपको याद रखना है मीर जाफर। क्या याद रखना है? मीर जाफर, जिसको पलासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है 1857 का विद्रोह किस उर्दू कवि ने देखा था? खान बहादुर ने, या फिर बेगम हजरत महल ने, या फिर मिर्जा गालिब ने, या फिर बख्त खान ने? आपको याद रखना है मिर्जा गालिब, जो कि एक उर्दू लेखक थे, जिसने क्या देखा था? 1857 का विद्रोह देखा था। अब यहां पर जो मैं इंपोर्टेंट फैक्ट कराने वाला हूं, स्टार लगा लीजिए। आप लिखिए क्या? 1857 का विद्रोह। सबसे पहला तो आपको यह कमेंट करके बताना है 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, कमेंट करिए फटाफट से। अब देखिए यहां पर इंपोर्टेंट फैक्ट क्या बन सकते हैं। सबसे पहला फैक्ट यहां पर बनता है 1857 का जो विद्रोह होता है यह किसके द्वारा आरंभ किया जाता है, तो मेरे भाई आपको याद रखना है मंगल पांडे, जिनके द्वारा इसका आरंभ किया जाता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए 1857 का जो विद्रोह है यह प्रारंभ कहां से होता है, तो आपको याद रखना है कहां से प्रारंभ होता है? बैरकपुर से। कहां से होता है भाई? बैरकपुर से। चलिए आप हमें कमेंट करके बताइए बैरकपुर वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत आता है? भारत के किस राज्य के अंतर्गत? आइए अब देखिए यहां से और क्वेश्चंस बन सकते हैं कि 1857 का जो विद्रोह है, इस विद्रोह का चुनाव चिन्ह क्या था, तो आपको याद रखना है कमल और रोटी, जो कि कमल व रोटी जो कि इसका क्या था? चुनाव चिन्ह था। ठीक है, फिर आइए बात करते हैं यहां से 1857 के विद्रोह से संबंधित और भी फैक्ट आपको याद रखना है। यदि पूछ लिया जाए 1857 के विद्रोह का कानपुर से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? कानपुर से नेतृत्व किसने किया था, तो आपको याद रखना है तात्या टोपे के द्वारा। किसके द्वारा? तात्या टोपे के द्वारा। और यहां पर देखिए एक नाम यहां पर है बेगम हजरत महल। क्या है भाई? बेगम हजरत महल। इसने क्या कहते हैं 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था, तो आपको याद रखना है लखनऊ से। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन क्या करना है आपको? सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन कहता है भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, या फिर लॉर्ड लीटन, या फिर लॉर्ड मेवो, या फिर लॉर्ड रिपन? आपको याद रखना है लॉर्ड मेवो के शासनकाल में भारत में पहली बार क्या हुआ था? ब्रिटिश शासकों के कार्यकाल में जनगणना हुई थी। ठीक है, अब देखिए यहां पर इंपोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। ये तो आपका अंग्रेजों के समय में जनगणना किसके काल में हुआ था? लॉर्ड मेवो के काल में। फिर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लॉर्ड मेवो के काल में जो पहली बार जनगणना हुई थी ये कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 1872 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1872 ईस्वी में। लेकिन फिर यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं
कि भारत में यानी कि स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना कब होती है। स्वतंत्र भारत में जो है पहली बार जनगणना कब होती है, तो आपको याद रखना है 1951 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1951 ईस्वी में पहली बार जनगणना होती है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, यहां से देखिए, नियमित दशकीय जनगणना के बारे में पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? नियमित दशकीय जनगणना जो है यह भारत में कब होता है पहली बार, तो आपको याद रखना है 1881 ईस्वी में। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। आगे चलिए, सारे फैक्ट को आप नोट करते जाइए अपने कॉपी में, ठीक है, और उसको जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? स्टार लगा लो। क्वेश्चन कहता है सर टॉमस मुनरो इसमें से किस बंदोबस्त से संबंधित है? अस्थाई बंदोबस्त से, या फिर महलबारी बंदोबस्त से, या फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको याद रखना है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित है? सर टॉमस मुनरो। अब आइए यहां पर इंपोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अब देखिए यहां से क्वेश्चंस बन जाता है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है इसकी शुरुआत कब की जाती है, आप कमेंट करके बताइएगा। मैंने आपको पिछली कक्षा में करवाया है क्वेश्चंस। अब यहां पर एक और क्वेश्चंस बन जाता है कि ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है यह कहां पर प्रारंभ की जाती है, तो आपको मेरे भाई याद रखना है मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी में। किसमें? मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी में जो है यह किसकी शुरुआत की जाती है, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए आगे क्वेश्चंस क्या कहता है, छठा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? स्टार लगाइए, ठीक है। क्वेश्चन है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता भारत में किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा चार्ल्स ग्रांट को क्या कहा जाता है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। अब नोट कीजिएगा यहां से इंपोर्टेंट फैक्ट, यदि आपको पूछ लिया जाए कि भारत में आधुनिक शिक्षा जो है यह कब प्रारंभ की जाती है, तो 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? चार्टर अधिनियम के अंतर्गत जो है इसकी शुरुआत की जाती है। फिर चलिए आगे एक और क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि भारत में जो है आधुनिक शिक्षा प्रणाली का, ठीक है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव जो है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब रखी जाती है? तो आपको याद रखना है 1835 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1835 ईस्वी में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी जाती है। किसके द्वारा रखा जाता है, तो आपको याद रखना है मैकालेज मिंट्स के द्वारा। किसके द्वारा? मैकालेज मिंट्स के द्वारा जो है मेरे भाई यह आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी जाती है। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। सातवां क्वेश्चन है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन संबंधित है किससे? स्वदेशी आंदोलन से, या फिर बंगभंग आंदोलन से, या फिर असहयोग आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से? तो आपको याद रखना है क्या? H.W. नेविन्सन जो है यह किससे संबंधित है मेरे भाई? स्वदेशी आंदोलन से। किससे संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन से। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां से क्या क्या नोट करने हैं। सबसे पहला चीज तो आपको याद रखना है स्वदेशी आंदोलन जो है यह शुरुआत कब की जाती है, तो बंगभंग आंदोलन के बाद। बंगभंग आंदोलन कब होता है, तो बंगभंग आंदोलन जो है यह 1905 में होता है, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वह क्या है? बंगाल विभाजन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बंगाल विभाजन के नाम से जानते हैं बंगभंग आंदोलन को, ठीक है। बंगभंग आंदोलन के बाद किसकी शुरुआत होती है? स्वदेशी आंदोलन की। और स्वदेशी आंदोलन से कौन संबंधित है? H.W. नेविन्सन, जो कि एक ब्रिटिश पत्रकार है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आठवां क्वेश्चन क्या है। आठवां क्वेश्चन है कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की जाती है? केंद्र में, देखो यहां पर नोट करने वाली चीज है, केंद्र में द्वैध शासन पूछा जा रहा है, तो आपको याद रखना है क्या? आपको याद रखना है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की जाती है। अब जो मैं यहां पर इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कराने वाला हूं, भारत सरकार अधिनियम 1935 से सभी को नोट कर लीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहां पर आपसे पूछा जा सकता है, जैसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान में जो है आपातकालीन प्रावधान जो है, आपातकालीन प्रावधान यह किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? प्रावधान जो है यह किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो आपको याद रखना है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किए गए। इसके बाद फिर आपसे पूछ लिया जा सकता है प्रांतीय स्वायत्तता जो है, ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता जो है या इसकी शुरुआत कब की जाती है? ब्रिटिश शासकों के द्वारा। किस अधिनियम के अंतर्गत? तो आपको याद रखना है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता जो है या ब्रिटिश शासकों के द्वारा आरंभ की जाती है। फिर चलिए आगे यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान के निर्माण पर गहरा प्रभाव किस अधिनियम के अंतर्गत पड़ता है? तो भारतीय संविधान के निर्माण पर जो है, भारतीय संविधान के निर्माण पर जो है गहरा प्रभाव नोट कीजिएगा,
यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत पड़ता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारत सरकार अधिनियम जो है यह किस पर आधारित है, तो मेरे भाई याद रखना है साइमन कमीशन पर आधारित है। किस पर आधारित है? साइमन कमीशन पर आधारित कौन सा अधिनियम है? भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे इतना नोट कर लिए। अब आगे देखिए, यहां से एक और क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वह क्या है? भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार अधिनियम को जो है दोस्तों गुलामी के नए बंधन पत्र, ठीक है मेरे भाई, गुलामी के नए बंधन पत्र, गुलामी के नए बंधन पत्र यह किसने कहा है? तो आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को क्या कहा है? गुलामी के नए बंधन पत्र कहा है। इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 9वां क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। 9वां क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष था दादा भाई नौरोजी या फिर अब्दुल कलाम आजाद या फिर जॉर्ज उगले या फिर बहरुद्दीन तैयब जी। तो आपको ध्यान रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे मेरे भाई? दादा भाई नौरोजी। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यहां से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना है अबुल कलाम आजाद। कौन थे मेरे भाई? अबुल कलाम आजाद जो थे यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो क्या थे? यह सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। और इसे कितने उम्र में अध्यक्षता मिली थी? तो 35 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 35 वर्ष की उम्र में इन्हें अध्यक्षता मिली थी। फिर आपको याद रखना है अबुल कलाम आजाद जो कि हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। कौन थे मेरे भाई? प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। क्वेश्चन कहता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह कब होता है मेरे भाई? आपको याद रखना है 1767 से लेकर के 1769 तक। ठीक है, ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का डेट है। इसके बाद देखिए यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह किसके किसके बीच होता है? तो आपको याद रखना है अंग्रेजों और हैदर अली के बीच। किसके बीच होता है? अंग्रेजों और हैदर अली के बीच क्या होता है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। चलिए आप हमें कमेंट करके बताना इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी विजय होती है।